चलिए शांत हो जाइए दोस्तों। अरे कायल टोल उल घुसा रहे हैं, जगह ने तो एडमिशन बंद करिए ना, गजब हाल है कोचिंग का। आप लोग ऑनलाइन क्लास काहे नहीं करते हैं? काहे इतना भीड़ लगा रहे हैं? चलिए अब जो बैठ गए बैठने दीजिए। अब बिल्कुल शांत हो जाइए तो, बिल्कुल शांत। जो जहां बैठे हैं शांत हो जाइए, गंभीर हो जाइए। चलिए हमारे ऑनलाइन वाले दोस्त सब आ गए हैं। गोल्डी सिंह, रंजन चौधरी, सूरज आनंद। दरभंगा में नोट्स नहीं मिल रहा है, आ जाइए दोस्त एक दिन पटना। तो सभी लोग शांत हो जाइए, गंभीर हो जाइए, क्योंकि आवाज इधर से आ रहा है। हम लोगों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि क्लास में सारी बातों को याद करना है। ये दरोगा बनने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आप लोगों की, कि जो क्लास में पढ़े वो क्लास में याद हो। और इसके लिए काफी स्लोली स्लोली पढ़ाते हैं हम, ठीक है ना? काफी स्लोली स्लोली। अब ध्यान दीजिए, हर जगह आवाज जा रहा है, ठीक है? 5 साल से कोचिंग चला रहे हैं, अनुभव है कहाँ आवाज जा रहा है नहीं जा रहा है। इसलिए आप शांत हो जाइए, गंभीर हो जाइए, नहीं तो अक्सर बातों में आप इतने मशगूल होते हैं तो कहाँ से आवाज जाएगा। आवाज जाने के लिए केवल कान की जरूरत नहीं है, बल्कि मस्तिष्क का कान पर एकाग्र रहना भी बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो शांति और गंभीरता दोनों चाहिए, और क्लास में सारी बात याद होनी चाहिए। तो दोस्तों 137 प्रश्न याद हो गया है। सेल का 137 प्रश्न याद हो गया है ना? जिन्हें याद नहीं हुआ है वो तो रेस में है ही नहीं, वो तो अपने आप को सोचे ही नहीं वर्दी के बारे में। और याद करने का मतलब साथ साथ याद होते जाना है। बहुत लोग क्या करता है कि अरे अभी फॉर्मों निकला है, फॉर्म निकलेगा, फिर फॉर्म भरेगा कि अभी परीक्षा का डेट नहीं आया है, फिर परीक्षा डेट आ रही है, एडमिट कार्ड कहाँ दिया है, अभी एडमिट कार्ड दे दिया है, अरे सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है मेरा। तो इस तरह का जिनका भी टेंडेंसी है कि बहाली निकलेगा तब पढ़ेंगे, परीक्षा का डेट आएगा तब पढ़ेंगे, तो ऐसे लोगों को बता देना चाहते हैं कि बहुत पढ़ के बैठा हुआ है, बहुत पढ़ के बैठा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि रेस में हम आए और टॉपर हो, इसके लिए आपको साथ साथ याद करना पड़ेगा। जो चैप्टर खत्म हो गया है उस चैप्टर के सारे प्रश्न आपके होंठ पर होना चाहिए, होंठ पर, इस तरह से याद करना है। और बहुत कम आपको याद करना पड़ेगा, बहुत कम। जो इस कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया है वो 60,000 याद करता है, आप 20,000 याद करिएगा मात्र। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और इसकी सिलसिला साथ साथ सेल समाप्त हो गया है, सेल का सारा क्वेश्चन, और आज टीसू भी समाप्त हो जाएगा। और जब तक चैप्टर आगे बढ़ रहा है हम पीछे वाला का रिवीजन करेंगे, इतनी बार रिवीजन करेंगे कि अंततः हमें एक चैप्टर का रिवीजन करने में मात्र 10 मिनट का समय लगे। और रिवीजन करने का मतलब प्रश्नों पर का रिवीजन करना है, प्रश्न को याद करना है। तो पिछले क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े थे? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिए थे।
कुल कितने प्रकार के पढ़े थे? 8 प्रकार के संयोजी उत्तक के बारे में पढ़े थे। वे कौन से संयोजी उत्तक है जो मानव शरीर में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? एरियोलर, एरियोलर, एरियोलर। देखिए हमारे ऑनलाइन वाले दोस्तों का जवाब बहुत अच्छा आ रहा है, वेरी गुड दोस्तों। ऑफलाइन वाले का तैयारी लगता है कुछ डाउन चल रहा है। हम नहीं चाहते कोई पीछे रहे, हम चाहते सब हमसे भी आगे रहे, मतलब हमरे बराबर रहे। नहीं हमसे तो आगे, क्योंकि हम तो केवल साइंस पर आते हैं, आप लोग तो सब कुछ पढ़ते हैं, तो लॉजिकली यानी तार्किक रूप से आप तो हमसे कई गुना आगे हैं। अब आते हैं दोस्तों हम अगले उत्तक पर, और अगला उत्तक है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू पेशी या मांसपेशी उत्तक। आपसे पूछेगा कि मांसपेशी उत्तक है कि अंग है? क्या है? उत्तक है। मांसपेशी अंग नहीं है, मांसपेशी क्या है? उत्तक। कभी कभार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन उत्तक है और कौन अंग है। जो उत्तक है वो आप पढ़ रहे हैं। लिगामेंट क्या है, अंग है कि उत्तक? उत्तक है। ब्लड अंग है कि उत्तक? लीवर उत्तक है कि अंग? लीवर अंग है। लीवर क्या है? हिंदी में यकृत कहते, अंग है। वेरी गुड दोस्तों। रितेश कुमार, सोनाली कुमारी, सबका सही उत्तर आ रहा है मस्कुलर टिश्यू। मानव के शरीर में जो 4 प्रकार के उत्तक हैं, या मानव के अतिरिक्त अन्य बहुकोशिकीय जंतु में 4 ही प्रकार के उत्तक होते हैं, और हर उत्तक की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। इपिथीलियम उत्तक की सबसे प्रमुख विशेषताएं थी कि उनमें जरा सा भी अंतराकोशिकीय स्थान नहीं था, और वे अंगों के भीतरी और बाहरी भागों का निर्माण कर अंगों को बाहरी आघात से बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। संयोजी उत्तक की प्रमुख विशेषता थी कि उसमें कोशिकाएं बहुत कम और उसके बीच अंतराकोशिकीय स्थान बहुत ज्यादा। ये पेशी उत्तक जो है, इस उत्तक की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं कि इनके कोशिकाएं फैल सकती है, सिकुड़ सकती है, फैल सकती है, सिकुड़ सकती है। फैलने और सिकुड़ने की अद्भुत क्षमता मानव शरीर के किस उत्तक में है? और पेशी उत्तक में फैलने सिकुड़ने का गुण इसलिए है कि यह गुण इसके कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और कोशिकाओं में, पेशी उत्तक के कोशिकाओं में जो फैलने और सिकुड़ने का विशेष गुण होता है, वो कोशिका में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के कोशिका द्रव के कारण होता है। कोशिका में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के कोशिका द्रव के कारण ही इनके कोशिकाओं में फैलने और सिकुड़ने का गुण आता है। मस्कुलर टिश्यू के कोशिका में जो कोशिका द्रव मौजूद होते हैं, वे अन्य सभी उत्तकों के कोशिका द्रव से भिन्न होते हैं। और इस विशेष प्रकार के कोशिका द्रव को कहते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म एक प्रकार का क्या है? कोशिका द्रव। किस उत्तक के कोशिका का? तो पेशी उत्तक के कोशिकाओं में जो फैलने और सिकुड़ने का गुण आ पाता है, वह किसके कारण? सार्कोप्लाज्म के कारण। सार्कोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव है। किस उत्तक के कोशिका को, किस उत्तक के कोशिका द्रव को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म की उपस्थिति के कारण इन कोशिका में कौन सी खास विशेषताएं आ जाती है? फैलने और
और फैलने और सिकुड़ने के कारण ये जंतुओं के अंगों को गति प्रदान करते हैं। जंतुओं के अंगों को क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। जंतुओं के अंगों को क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। हम चल फिर पाते हैं इसी उत्तक के बदौलत, और इस उत्तक के बदौलत हम इसलिए चल पाते हैं कि फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है, हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है, पैर का जो मूवमेंट हो रहा है, गला का जो मूवमेंट होता है, यानी उसमें जो गति होती है इसी उत्तक के बदौलत होती है। अगर ये उत्तक ना हो तो फिर जंतु का हाल पौधे की तरह ही हो जाएगा। दोस्तों, क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए, पेशी उत्तक का या मांसपेशियों का प्रमुख काम है गति प्रदान करना। इसके अलावे ये शरीर के ढांचे को भी भरने का काम करता है। शरीर के जो कंकाल तंत्र है, उस कंकाल तंत्र को भरने का काम भी मुख्य रूप से यही उत्तक करता है। अब यकीन मानिए कि हमारे शरीर में जरा सा भी मांस नहीं होता, फिर भी हम जीवित होते तो मांस विहीन, मांसपेशी विहीन चेहरा कैसे देखने में लगता। आप सिर्फ कल्पना कीजिए, मांसपेशी विहीन शरीर किस प्रकार का होता, आप सिर्फ कल्पना कीजिएगा, डर जाइएगा। तो ये हमारे कंकाल तंत्र को भरने का भी काम करते। ये उत्तक शरीर के सभी भागों में पाए जाते हैं, हर जगह यह उत्तक मौजूद है। हालांकि मानव शरीर के जितने भी उत्तक है वो संपूर्ण शरीर के संपूर्ण अंगों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अंग किसी एक ही प्रकार के उत्तक से बने हुए। हर अंग को निर्मित करने में चारों प्रकार के उत्तक भाग लेते हैं। छोटी आंत है तो छोटी आंत को बनाने में इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस सब भाग लेते हैं। यानी हर एक अंग का निर्माण इन चारों उत्तकों से होता है, चारों उत्तकों से। और यह मस्कुलर टिश्यू मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू मुख्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मस्कुलर टिश्यू मुख्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला प्रकार है स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड। पहला प्रकार है अनस्ट्रिप्ड। हिंदी में से कहते हैं आरेखित, या इसे और क्या कहा जाता है? अनैच्छिक पेशी उत्तक। अनस्ट्रिप्ड, आरेखित या अनैच्छिक पेशी मानव शरीर के वे सभी अंग जो मस्तिष्क के अधीन रहकर कार्य नहीं करते हैं, उन सभी अंगों में किस प्रकार का पेशी है? आरेखित। ऐसे अंग जो हमारे इच्छा के अधीन काम नहीं करते हैं, बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो हमारे इच्छा के अधीन काम नहीं करते। जैसे हाथ, हमारा हाथ जो है हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। हम जब चाहेंगे अपने हाथों से काम ले सकते हैं। लेकिन किडनी, छोटी आंत जैसे अंग क्या हमारे इच्छा के अनुरूप काम करते हैं? अगर हम सोच लेंगे कि आज भोजन नहीं पचाना है, खाना है लेकिन पचाना नहीं है, क्या ये हमारे लिए संभव है? नहीं। या हम सोच ले कि अच्छा आज हम किडनी को, दोनों ही अपने किडनी को रेस्ट दे देंगे, आज किडनी ब्लड सफाया नहीं करवाएंगे, क्या ये संभव है? नहीं संभव है।
कुछ अंग ऐसे हैं जो इच्छा के अनुरूप काम नहीं करते हैं, बल्कि वे लगातार काम करते ही रहते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक अंग कहते हैं। और जितने भी अनैच्छिक अंग है उनकी मांसपेशियां किस प्रकार की है? आरेखित। आरेखित मांसपेशी उन अंगों को निर्मित करते हैं जो अंग हमारे इच्छा के अनुरूप काम नहीं करते हैं। तो इच्छा के अनुरूप काम नहीं करने वाले अंगों के मांसपेशी किस प्रकार की होती है? आरेखित होती है। और इसका नाम आरेखित इसलिए पड़ गया है क्योंकि इनके जो कोशिकाएं होते हैं वो टेढ़े मेढ़े क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि एक उत्तक ले ले तो इनकी कोशिकाएं जो हैं वो टेढ़े मेढ़े व्यवस्थित रहते हैं। टेढ़े मेढ़े व्यवस्थित रहेगा, ठीक है, टेढ़े मेढ़े व्यवस्थित रहेगा। और कोशिका का उत्तक में टेढ़े मेढ़े व्यवस्थित होने के कारण, टेढ़े मेढ़े व्यवस्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? आरेखित मांसपेशी पड़ गया। क्या पड़ गया? आरेखित मांसपेशी। यानी कि इनके जो कोशिकाएं हैं, आरेखित पेशी या मांसपेशी की जो कोशिकाएं हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। निश्चित क्रम में ये सभी कोशिकाएं हैं। और मांसपेशी के सारे कोशिकाएं लंबे लंबे रेशों के समान ही होते हैं। जितने भी पेशी उत्तक है उनकी कोशिकाएं लंबे लंबे होते हैं, फाइबर के समान होते हैं। और आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से अगर हम मांसपेशी को देखें तो उनकी कोशिकाएं कुछ इसी तरह नजर आती है। टेढ़े मेढ़े क्रम में कोशिकाओं के व्यवस्थित रहने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? आरेखित। और इच्छा के अनुरूप काम नहीं करने वाले, इच्छा के अनुरूप काम नहीं करने वाले अंगों में मौजूदगी इस पेशी का है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? अनैच्छिक है। और इसके कोशिकाओं के भीतर, इसके कोशिकाओं के भीतर कुछ और संरचना होती है जिसे मायोफाइब्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल कोशिका जो है ना, कोशिका के भीतर छोटे 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 महीन महीन धागों का समूह को क्या कहा जाता है? मायोफाइब्रिल। पेशी उत्तक के कोशिकाओं के भीतर सूक्ष्म सूक्ष्म धागों के बने गुच्छे के समान संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको याद रखना है कि मायोफाइब्रिल नामक संरचना किस उत्तक के कोशिका में होता है? पेशी उत्तक। सभी पेशी उत्तक में होते हैं, सभी पेशी उत्तक में होते हैं। यानी कि आगे जो प्रकार पढ़ेंगे उसके भी कोशिका में क्या होगा? मायोफाइब्रिल होगा। सारे पेशी उत्तक के कोशिकाएं लंबे लंबे रेशे के समान होते हैं। जितने भी पेशी उत्तक है उनकी कोशिकाएं लंबे लंबे रेशे के समान होते हैं। और उस लंबे लंबे रेशे के समान कोशिकाओं के भीतर सूक्ष्म सूक्ष्म छोटी छोटी महीन महीन धागों की बनी संरचना को क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल। क्लियर हो गया? तो पहला प्रकार को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना? अभी तक जो भी पढ़ाई याद हो गया ना? अब दूसरा उत्तक है, ये कहाँ पाए जाते हैं समझ ही गए हैं। वे सभी अंग जो आपके इच्छा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, जैसे आंखों का पलक। आंखों का पलक क्या आपके इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। आंखों का पलक इच्छा के अनुरूप काम करता है और उसमें आरेखित पेशी नहीं होता है। बात समझे कि नहीं समझे? आंखों के रेटिना इच्छा के अनुरूप काम नहीं करता, पलक तो काम करते ही करता। अभी आप पलक झपकाइए, झपका पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं?
ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो पलक आपके इच्छा के अनुरूप काम कर रहा है, और जब इच्छा के अनुरूप काम कर रहा है तो वहां आरेखित पेशी नहीं होगा। आरेखित पेशी उन्हीं सब अंग में होते हैं जो अंग मानव के इच्छा के अनुरूप काम नहीं करते हैं। दूसरा है एस्ट्रिप्ट, रेखित या ऐच्छिक पेशी। रेखित या ऐच्छिक पेशी, एस्ट्रिप्ट मसल्स, वो था आरेखित और ये है रेखित। अब इसका नाम रेखित क्यों पड़ा? इसका नाम रेखित इसलिए पड़ा, अगर इस उत्तक के कोशिकाओं को देखिए, मान लीजिए कि ये एक मांसपेशी का टुकड़ा है या मांसपेशी उत्तक है, तो अगर इस उत्तक के कोशिकाओं को हम देखें तो इस उत्तक के कोशिकाएं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नजर आती है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नजर आती है। निश्चित क्रम में व्यवस्थित नजर आने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया? रेखित पेशी उत्तक। लग नहीं रहा है कि एक निश्चित क्रम व्यवस्थित है? तो पेशी उत्तक, ये जो पेशी उत्तक है इसके कोशिकाएं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहती है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है? रेखित। और हमारे वो सारे अंग, हमारे वे सारे अंग जो हमारे इच्छा के अनुरूप काम करते हैं, जैसे हाथ, पैर, गला, हाथ, पैर, गला, आंखों का पलक, ये सभी की मांसपेशी कैसी मांसपेशी है? रेखित मांसपेशी है। रेखित मांसपेशी उन सभी अंगों में पाए जाते हैं, रेखित मांसपेशी उन सभी अंगों में पाए जाते हैं जो अंग हमारे इच्छा के अनुरूप काम करते हैं। और सभी प्रकार के पेशियों में सबसे ज्यादा पेशी उत्तक जो मानव शरीर में मौजूद है वो कौन है? रेखित। इससे पहले आप आरेखित पेशी पढ़े ना, ये वो पेशी है, रेखित पेशी वो पेशी है जो सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में मौजूद रहता है। मानव शरीर का जो भार है उस भार का 50% भार, 50% भार केवल किसका होता है? रेखित पेशी का होता है। किसका होता है? समझ जाइए। यानी एक मानव के शरीर का कुल वजन, कुल द्रव्यमान 80 केजी है, तो उसके शरीर में रेखित पेशी का वजन निश्चित ही 40 केजी होगा। मानव शरीर के भार का 50% केवल कौन उत्तक है? रेखित पेशी उत्तक। हर ऐच्छिक अंगों का निर्माण किन मांसपेशियों से होती है? रेखित से होती है। और मायोफाइब्रिल नामक संरचना इस उत्तक के कोशिका में भी पाया जाता है। मायोफाइब्रिल नामक संरचना इस उत्तक के कोशिका में भी पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि पेशी, रेखित पेशी जितनी भी है, ये सारे रेखित पेशी हमारे कंकाल से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? कंकाल से। हाथ में ही रेखित पेशी है तो ये हाथ के हड्डियों से जुड़ी हुई है। गले में जो रेखित पेशी है वो गले के हड्डियों से जुड़ी हुई है। तो जितनी भी रेखित पेशी है वो हमारे हड्डियों से अर्थात कंकाल से जुड़ा होता है, जिसके कारण रेखित पेशी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कंकाल उत्तक के नाम से जाना जाता है। किस पेशी उत्तक को कंकाल उत्तक भी कहते हैं? रेखित।
किस पेशी ऊतक को कंकाल भी ऊतक भी कहते हैं? रेखित। रेखित को कंकाल ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे रेखित पेशी हमारे कंकाल, हमारे हड्डी के संरचना से जुड़ा हुआ रहता है। आरेखित पेशी तो ऐसे अंग में था जो हमारे इच्छा के अनुरूप काम नहीं करते हैं, और वो पेशी हमारे कंकाल से जुड़ा नहीं था। ये हमारे कंकाल से जुड़े होते। कंकाल समझ रहे हैं ना? हड्डी की जो संरचना है, 206 हड्डी आपस में जुड़कर जो संरचना बनाती है उसे कंकाल कहते हैं। तो कंकाल से जुड़े होने के कारण इसे कंकाल ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो एक है रेखित और दूसरा है रेखित। क्या होता है? ऐच्छिक। आरेखित क्या होता है? ओ से आरेखित, ओ से अनैच्छिक। याद रखने में गड़बड़ सरबड़ नहीं होगा। जो आरेखित है वही अनैच्छिक है, जो ऐच्छिक है वो रेखित। अनैच्छिक इच्छा के अनुरूप जो अंग काम करते हैं उनमें रेखित मांसपेशी, और इच्छा के अनुरूप जो अंग काम नहीं करते हैं उसमें आरेखित मांसपेशी। और रेखित और आरेखित नाम इसके कोशिकाओं के व्यवस्था को देखकर दिया गया है। रेखित या आरेखित नाम इस ऊतक के कोशिकाओं के व्यवस्था के अनुरूप दिया गया है। व्यवस्थित है इसीलिए रेखित, और व्यवस्थित है इसीलिए आरेखित। रेखा शब्द जो आया है ये कोशिकाओं के संरचना के कारण इनके कोशिकाएं लंबी लंबी रेशों की समान होती है, जो एक लाइन की तरह नहीं दिख रहा है जी, इसीलिए इसका नाम रेखित आरेखित पड़ा हुआ है हिंदी में। और तीसरा पेशी ऊतक है कार्डियक। कार्डियक मसल्स, हृदयक पेशी। हृदयक पेशी, कार्डियक मसल्स। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि मानव शरीर में जितने भी अंग हैं, मानव शरीर में जितने भी अंग हैं, उनमें सबसे व्यस्त अंग कौन है? हृदय यानी हार्ट। मानव शरीर या जंतु के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? हृदय। सबसे व्यस्त अंग। ये अंग बिना रुके, बिना थके लगातार काम करते रहता, लगातार। ये अंग कभी भी अपने कार्य को रोकता नहीं है। और यही कारण है कि जब व्यक्ति के बारे में पता लगाना हो कि जीवित है या मृत, डॉक्टर सबसे पहले उनके हृदय के गतिविधि का आकलन करते हैं। अगर एक मानव के शरीर में हृदय क्रियाशील है, अर्थात वो कार्य कर रहा है, तो निश्चित वो जीवित है। और अगर शरीर में हृदय काम करना बंद कर दिया तो निश्चित ही वो मर गया। जीवित शरीर का गवाही देने वाला सबसे प्रमुख अंग हृदय है दोस्तों, हृदय। क्योंकि अगर हृदय काम करना रुका तो शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, और शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हुआ तो शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगा। क्योंकि शरीर के संपूर्ण भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी ब्लड के हीमोग्लोबिन के पास है। हृदय काम करना रोकेगा, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा, सारे भागों को ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगा, और ऑक्सीजन के अभाव में कोशिका एक एक करके मरने लगेगी और अंततः बॉडी फरफरा कर मर जाएगी दोस्तों।
तो हृदय का बिना रुके बिना थके लगातार कार्य करते रहना शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। और इस विशेषता वाला और कोई दूसरा अंग मानव शरीर या जंतु के शरीर में नहीं है। ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो बिना रुके बिना थके लगातार काम करते रहता है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, हृदय जो है यह एक ऐसा अंग है, हृदय एक ऐसा अंग है, जब मां के गर्भ में शिशु निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले बनने वाला अंग कौन है? हृदय। शिशु निर्माण प्रक्रिया में सर्वप्रथम जिस अंग का निर्माण होता है वो कौन है? हृदय। और हृदय एक ऐसा अंग है जो उसी समय काम करना शुरू कर देता है जब शिशु अपने मां के गर्भ में पल रहा हो। गर्भावस्था से ये अंग काम सुचारू रूप से शुरू कर देता है और बिना रुके थके अंतिम सांस तक काम करते रहता है। अगर इतनी विशेषताएं हृदय में है तो इसको बनाने वाली मांसपेशी भी ऐसी मांसपेशी है जो केवल इसी अंग में है, शरीर के किसी और अंग में नहीं। मानव हृदय का निर्माण विशेष प्रकार के मांसपेशियों से होता है, वो मांसपेशी शरीर के अन्य किसी भी अंगों में नहीं पाए जाते। और हृदय का निर्माण जिस मांसपेशियों से हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? हृदयक पेशी। हृदय जिस मांसपेशी से बना है उसी को कहते हैं कार्डियक मसल्स। अब यह कार्डियक मसल्स कैसा होता है? तो अगर इस ऊतक के कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इस ऊतक के कोशिकाएं भी रेखित के समान ही दिखाई पड़ते हैं, रेखित के समान ही दिखाई पड़ते हैं। यानी कि यह ऊतक की कोशिका किस प्रकार की होती है? रेखित पेशी के समान। लेकिन अंतर यह है कि कार्डियक मसल की जो रेखित पेशी होती है उसको आपस में क्या होता है? जुड़ा होता है। वो आपस में क्या होता है? और इनके कोशिकाओं को जोड़ने वाली इकाई को कहते हैं डिस्क। क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। केवल जोड़ने वाली इकाई डिस्क को लेकर ही रेखित और कार्डियक पेशी में अंतर है। बाकी सेम टू सेम संरचना कार्डियक मसल्स की उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार किसकी होती है? रेखित की होती है। अकेला एक्स्ट्रा इसमें क्या है? डिस्क। डिस्क नामक संरचना का क्या काम है? तो इसके कोशिका को आपस में क्या करना? जोड़ना। रेखित या अरेखित पेशी के कोशिका आपस में जुड़े नहीं थे, वे आपस में व्यवस्थित थे, लेकिन इसके कोशिका आपस में जुड़े हुए हैं और जिस संरचना के द्वारा जुड़े हुए हैं उस संरचना को क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। क्लियर बात समझ गया? अब ध्यान दीजिए कि कार्डियक मसल्स की संरचना निश्चित ही रेखित पेशी से मिलती है, हूबहू मिलती है, लेकिन रेखित पेशी के तरह यह ऐच्छिक नहीं है। आप जानते हैं कि हृदय भी हमारे इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है, बल्कि बिना रुके थके लगातार कार्य करते ही रहता है। तो हृदय हमारे शरीर की अनैच्छिक अंग है, लेकिन फिर भी इसके ऊतक के कोशिकाएं रेखित यानी कि ऐच्छिक पेशी के समान ही होती है। कोशिकाएं ऐच्छिक पेशी के समान होकर भी यह अनैच्छिक बनी रहती है। हृदय हमारे शरीर का अनैच्छिक अंग है, अर्थात हमारे इच्छा के अनुरूप काम नहीं करता है। तो मानव शरीर की जो पेशी या मांसपेशी ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आरेखित, रेखित और कार्डियक। आरेखित, रेखित और
कार्डियक। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो पेशी ऊतक खत्म हो गया जी। आइए दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं सभी लोग। अंकित कुमार, सोनू कुमार, भवेश कुमार, सब ध्यान दीजिए। ऑनलाइन वाला नाम ले रहे थे, ऑफलाइन में भी ये नाम होगा ही होगा। भवेश कुमार जी कौन है? बहुत पीछे हैं भवेश जी। सोनू कुमार तो बहुत होगा। अच्छा अच्छा, चलिए नाम में क्या रखा है क्या? नाम अपने जगह है। नाम का शान तो तब होगा जब वर्दी आएगा दोस्तों। क्या? चलिए अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें याद रखना है कि मानव शरीर के किस ऊतक में फैलने सिकुड़ने का गुण है? पेशी ऊतक में। पेशी ऊतक के कोशिका में विशेष प्रकार के कोशिका द्रव पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। पेशी ऊतक का मुख्य काम क्या है? अंगों को क्या करना? गति प्रदान करना। अंगों को क्या करना? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अनैच्छिक पेशी किसे कहते हैं? आरेखित को अनैच्छिक पेशी किसे कहते हैं? आरेखित को ऐच्छिक पेशी किसे कहते हैं? रेखित को। हृदय के पेशी का क्या नाम है? कार्डियक। वैसे उसका हिंदी नाम हृदयक है, लेकिन हृदयक शब्द एग्जाम में आता नहीं है। एग्जाम में कार्डियक को हिंदी में कार्डियक लिखेगा, ठीक है ना? रेखित पेशी। अब ध्यान दीजिए, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? हृदय है। कौन है? मानव शरीर के 3 प्रकार के पेशी ऊतक में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन? रेखित पेशी ऊतक। मानव के किडनी में कौन सा मांसपेशी है? ध्यान से दोस्तों, मानव। पहले सवाल सुनिएगा, जवाब सबको मालूम है, लेकिन सवाल को जवाब प्रश्न कितना भी हल्का हो उसको पढ़ना जरूरी है या फिर सुनना जरूरी है। क्योंकि एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछ दिया कि भारत की राजधानी कहाँ है? ए नंबर में था दिल्ली। विद्यार्थी तुरंत सोचा न समझा दिल्ली मारकर घर आ गया। देखा डी नंबर में था नई दिल्ली। राजधानी मूल रूप से नई दिल्ली में है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां कभी होती है ना जनरल कंपटीशन में, इसके लिए माफी नहीं मिलता है दोस्तों। छोटी छोटी गलतियां ही मेरिट लिस्ट से बाहर करने में सबसे कारगर भूमिका अदा करता है। इसलिए प्रश्न को पुनः सुनेंगे। किडनी में कौन सा पेशी ऊतक? आरेखित। क्योंकि किडनी अनैच्छिक अंग है। किडनी अनैच्छिक अंग है। जो भी अंग अनैच्छिक होगा, हमारे इच्छा के अनुरूप काम अगर वो नहीं कर रहा है तो वह आरेखित पेशी होगा। गले में कौन सी पेशी? रेखित। रेखित क्योंकि गला हमारे इच्छा के अनुरूप काम करता है। गला को बाएं घुमाइए, बाएं घूमेगा। घूम रहा है जी? अब कहीं गला नहीं, सिर घूम रहा है। तो सिर घूम रहा है ये बात सही है, लेकिन उसके साथ गला भी घूम रहा है। उसके मांसपेशियों में भी फैलाव और सिकुड़न हो रहा है। चलिए दोस्तों, मस्कुलर टिश्यू भी हम लोग पूरी तरह से क्या कर लिए? पढ़ लिए। आइए अगले ऊतक पर आते हैं दोस्तों।
फिर बातचीत नहीं, बातचीत नहीं दोस्तों, कोई भी बातचीत नहीं करेगा। क्लास में बातचीत आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा कैद कर लेता है अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो। और क्लास में आपको मस्तिष्क 100% उपयोग करना है। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ऊतक। वैसे हर ऊतक महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी एक ऊतक के अभाव में हम शरीर निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। यह जो ऊतक है, ये ऊतक हमारे शरीर के पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत दो प्रमुख अंग आते हैं, एक ब्रेन यानी मस्तिष्क और दूसरा स्पाइनल कोड यानी कि मेरु रज्जु। मेरु रज्जु छोटा दिमाग भी कहते इसे, छोटा मस्तिष्क। तंत्रिका ऊतक मानव शरीर के, जंतु के शरीर के पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। पूरे तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से जो ऊतक मौजूद रहते हैं वो कौन है? मस्तिष्क का निर्माण जिस प्रमुख ऊतक से होता है वो कौन है? मेरु रज्जु का निर्माण जिस प्रमुख ऊतक से होता है वो कौन है? तंत्रिका ऊतक। और ये ऊतक, तंत्रिका ऊतक ना सिर्फ तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, बल्कि हमारे सारे अंगों का संपर्क किससे स्थापित करवाती है? मस्तिष्क से सारे अंगों का संपर्क किससे स्थापित करवाती है? यानी यह ऊतक का मुख्य काम है अंगों के संवेदना को कहां पहुंचाना। इस ऊतक का मुख्य काम यह भी है कि अंगों की संवेदना को, सेंसिटिविटी को कहां पहुंचाना? मस्तिष्क के एक्शन को, मस्तिष्क के एक्शन को, मस्तिष्क के लिया गया एक्शन को कहां तक लाना? अंगों तक लाना। तो यह ऊतक सारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, संपूर्ण मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण करती है। यह ऊतक हमारे अंगों का, सारे अंगों का, संपूर्ण शरीर का संपर्क मस्तिष्क से स्थापित करवाती है। ये अंगों की संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करते हैं। मस्तिष्क अंगों की संवेदना पर जो एक्शन लेता है उस एक्शन को पुनः अंगों तक लाने का कार्य करते हैं। और यह पूरा ऊतक, यह पूरा तंत्रिका ऊतक केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना है, और वो कोशिका कौन है? न्यूरॉन कोशिका, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। पूरा तंत्रिका ऊतक एकमात्र कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है, और जिन कोशिकाओं से बना होता है वो कोशिका कौन है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन कोशिका की विशेषता यह है दोस्तों कि इसमें जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं। जन्म के समय जितने न्यूरॉन कोशिका हैं, आगे की उम्र में बस वही न्यूरॉन कोशिका की लंबाई बढ़ते रहती है। पुनः नए न्यूरॉन कोशिका का निर्माण जन्म के बाद हमारे शरीर में नहीं होता है। एकमात्र यही कोशिका है दोस्तों, एकमात्र यही न्यूरॉन कोशिका है, एकमात्र यही न्यूरॉन कोशिका है जिसका विभाजन, जिसका कोशिका विभाजन जन्म के बाद होता ही नहीं है।
बाकी इसके अलावा और कोई कोशिका नहीं है दोस्तों। यही वो कोशिका है जिसमें कोशिका विभाजन जन्म के बाद नहीं होता। और तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता, इसका भी कारण हम सेल चैप्टर में बताए थे। जंतु के कोशिका में एक संरचना होती है सेंट्रोसोम, याद आया? जंतु के कोशिका में एक महत्वपूर्ण कोशिकीय अंगक सेंट्रोसोम पाया जाता है और सेंट्रोसोम का काम है जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करना। तो इस न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम नामक कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम नामक कोशिका अंगक नहीं पाए जाते और सेंट्रोसोम के अभाव के कारण ही यह कोशिका जन्म के बाद विभाजन नहीं कर पाता, जन्म के बाद विभाजन नहीं कर पाता है। तो पूरे तंत्रिका उत्तक किन एकमात्र कोशिका से बना है? न्यूरॉन। किस कोशिका में जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन। हाँ, फिर जन्म के बाद इसकी लंबाई बढ़ते जाती है। कुछ कुछ न्यूरॉन कोशिका की लंबाई तो 1 मीटर से भी ज्यादा होता है और यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जो न्यूरॉन है, जो पूरे तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका उत्तक का निर्माण करता है, इस न्यूरॉन कोशिका के संरचना को समझना बहुत जरूरी है कि न्यूरॉन कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है। न्यूरॉन कोशिका के संरचना से जुड़े कई प्रश्न अब तक पूछ चुके हैं, तो अब हम इस उत्तक के कोशिका न्यूरॉन की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का निर्माण मुख्य रूप से कौन उत्तक करता है? तंत्रिका उत्तक करता है। तंत्रिका उत्तक। ब्रेन और स्पाइनल कोड का निर्माण मुख्य रूप से किस उत्तक से होता है? तंत्रिका उत्तक। अंगों की संवेदना को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? तंत्रिका उत्तक। संवेदनाओं का चालन शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक कौन करता है? तंत्रिका उत्तक किस कोशिका से बना होता है? न्यूरॉन कोशिका में किसकी अनुपस्थिति कारण कोशिका विभाजन नहीं होता है? सेंट्रोसोम। अब आइए न्यूरॉन कोशिका की संरचना कैसी होती है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। हाथ पर क्या बना रही है जी? हाथ पर मत लिखिए। क्या कतबो कुछ है, हाथ कागज से ज्यादा कीमती ना है जी, है कि ना? हाँ, शरीर का हर अंग बहुत अंगों की महत्ता पर एक बात हमें याद आ रही है, आप सबसे शेयर कर रहे हैं। एक व्यक्ति कार खरीद लिया और उसके बाद ढोल पिट रहा था, कार खरीद लिया, अब कार से चलेंगे। तो उससे पूछा गया तब टांग काट कर रख दीजिए। तो बड़ा मायूस हो गए वो। कीमती कितनी भी कार खरीद ले, उसकी हैसियत हमारे आपके पैरों से ज्यादा नहीं हो सकती है। और इस सबसे कीमती पैर के सारे हम चल रहे हैं
तो प्रकृति में रुतबा सबसे ज्यादा हम ही का है कि ना है? लगता है बहुत लोग नहीं समझे क्या बोल रहे थे। हाँ? बोलते हैं अखबार पढ़ा कीजिए। अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ? कि ऐसे एकदम ख्वाबों के दुनिया में जिंदा है हम, जिंदगानी कहाँ खो गया फिर भी जिंदा बने हम। ऐसा तो जिंदगी नहीं चल रहा है। न्यूरॉन कोशिका को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो किस तरह का नजर आएगा। आइए दोस्तों, न्यूरॉन कोशिका के संरचना को हम समझने का प्रयास करते हैं। न्यूरॉन कोशिका किस प्रकार की कोशिका होती है, फिगर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और बना इसलिए रहे ताकि सारे भागों को आप अच्छी तरह से समझ जाए। आपको संरचना समझना है सिर्फ। यही है दोस्तों, यही है न्यूरॉन कोशिका। अगर माइक्रोस्कोप लेकर न्यूरॉन कोशिका को देखे वो इसी तरह दिखाई पड़ेगा आपको। अभी यहां पर न्यूरॉन कोशिका में 1 2 3 3 सिराएं हैं, तो हो सकता है किसी न्यूरॉन में एक ही सिरा हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 भी हो। तो ये जो सिरा देख रहे हैं ये सभी न्यूरॉन कोशिका में नहीं रहता है। ये सिरा किसी में 1 भी रह सकता है, किसी में 2 भी रह सकता है, किसी में 3 रह सकता है, किसी में 4 भी रह सकता है। अब इसके संपूर्ण भागों को आप समझने का कोशिश कीजिए। यह है सेल का न्यूक्लियस। यह सेल का न्यूरॉन कोशिका के इस भाग को साइटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोन। इस भाग को क्या कहा जाता है? यानी जिस भाग में न्यूक्लियस है उसे क्या कहा जाता है? और यही है मेन बॉडी, न्यूरॉन कोशिका का ये मेन बॉडी है। तो 2 प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि न्यूरॉन कोशिका के मेन बॉडी को क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं, हिंदी में भी साइटोन कहते हैं। दूसरा, न्यूरॉन कोशिका के किस हिस्से में न्यूक्लियस पाया जाता है? साइटोन। अब ये जो सिरा है दोस्तों, ये सिरा, इस सिरा को कहते हैं डेंड्रोन। क्या कहते हैं? डेंड्रोन। डेंड्रोन। ये है डेंड्रोन, ये है डेंड्रोन, ये है डेंड्रोन। और डेंड्रोन से जो पतली पतली शाखाएं निकली है इसे कहते हैं डेंड्राइटस। इसे क्या कहते हैं? डेंड्राइटस। डेंड्राइटस यानी डेंड्रोन से निकलने वाले पतली पतली शाखाएं को क्या कहते हैं? डेंड्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो लंबा वाला भाग है इसे कहते हैं एक्सॉन। ये जो लंबा पूंछ वाला भाग देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? एक्सॉन। और एक्सॉन के अंतिम सिरे में, एक्सॉन के अंतिम सिरे में जो फाइबर समान संरचना निकली है इसे कहते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। के साइलेंट हो जाता है, सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। न्यूरॉन कोशिका के मेन भाग जिसमें न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं?
साइटोन कहते हैं। साइटोन से निकले शाखाएं को क्या कहते हैं? डेंड्रोन कहते हैं। डेंड्रोन से निकली सूक्ष्म शाखाएं को डेंड्राइटस कहते हैं। पीछे वाले लंबे भाग को एक्सोन कहते हैं। एक्सोन के अंतिम सिरे से निकले धागे समान संरचना को सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? समझ गए जी? अब आइए दोस्तों, कुछ और समझने का हम प्रयास करते हैं। न्यूरॉन जो है, देख लिए कितनी लंबी कोशिका है। प्रमुख भाग समझ ही गए। प्रमुख भाग में कोई दिक्कत नहीं ना। और भी मुख्य भाग होते हैं, लेकिन और मुख्य भाग का चर्चा यहां पर करने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा आगे नर्वस सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो इसका एक बार और से हम समझने का प्रयास करेंगे इस संरचना को। अभी हमें जितनी जरूरत है उसको समझ रहे हैं। सारी संरचना को समझ गए। न्यूरॉन कोशिका के मुख्य भाग जिसमें न्यूक्लियस रहता है उसे क्या कहते हैं? साइटोन। साइटोन से निकले सिराओं को क्या कहते हैं? डेंड्रोन। डेंड्रोन से निकले पतले पतले शाखा को डेंड्राइटस क्या कहते हैं? डेंड्राइटस। इस लंबे संरचना को एक्सोन। एक्सोन के अंतिम भाग को एक्सोन के अंतिम भाग से निकले धागे संरचना को सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़े रहते हैं। एक न्यूरॉन हमेशा दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। न्यूरॉन जुड़ते 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 इसकी यात्रा मस्तिष्क तक जाती है। यानी हमारे जितने भी अंग हैं ना, सब में न्यूरॉन कोशिका फैले हुए हैं। और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक दूसरे से जुड़कर ये कहां तक जाते हैं? मस्तिष्क तक। मस्तिष्क तक। जैसे हमें कोई स्पर्श किया, इसकी जानकारी हमें तुरंत मिलती है कि नहीं? क्यों मिलती है? तो यहां पर जो स्पर्श किया, यहां पर न्यूरॉन कोशिका उपस्थित है। जैसे आपको कोई स्पर्श किया, स्पर्श होने की संवेदना को कौन ग्रहण किया? न्यूरॉन कोशिका। फिर वो न्यूरॉन स्पर्श करने की संवेदना दूसरे न्यूरॉन को, दूसरे तीसरे न्यूरॉन को, इसी तरह तीसरे से चौथे से पांचवें से होते हुए संवेदना कहां पहुंच गया? मस्तिष्क तक। अब बड़ी तेजी के साथ होता है। न्यूरॉन से संवेदनाओं का गमन मस्तिष्क तक सेकेंड के लाखवें हिस्से के अंदर हो जाता है। इतनी तेजी के साथ गमन होता है इस कोशिका से सूचना। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो जुड़ते हैं वो कैसे जुड़ते हैं? तो एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब, एक न्यूरॉन का क्या होता है? और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटस। दूसरे न्यूरॉन का आपस में जुड़ते। जैसे यहां सिनेप्टिक नोब है, अब यहां से दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा और दूसरा न्यूरॉन का आगे में डेंड्राइटस है ना जी। तो न्यूरॉन जो हमेशा जुड़ता है, तो जुड़ता कैसे? तो एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटस आपस में जुड़ता है। सिनेप्टिक नोब सिनेप्टिक नोब आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। यानी एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब दूसरे न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब से जुड़ सकता नहीं। एक न्यूरॉन का डेंड्राइटस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस से जुड़ सकता है? नहीं। जब भी दो न्यूरॉन जुटेगा उसमें एक का क्या होगा? सिनेप्टिक नोब, दूसरे का क्या होगा? डेंड्राइटस। एक का सिनेप्टिक नोब दूसरे का डेंड्राइटस। हमेशा इसी पोजीशन में जुड़ते हैं। और इन दोनों के जोड़ को, इस दोनों के जोड़ को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। इन दोनों के जोड़ को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन जहां जुड़ते हैं उस जोड़ को क्या कहा जाता है?
सिनैप्स, दो न्यूरॉन जहां जुड़ते हैं उस जोड़ को क्या कहा जाता है? सिनैप्स। क्लियर हो गया? और दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। पहला चैप्टर समाप्त, दूसरा चैप्टर समाप्त। अब इसके बाद चालू होगा तीसरा। अच्छा, इकोनॉमी के लिए थोड़ा और समय दीजिए, थोड़ा। अरे पढ़ना तो है सब कुछ ना जी। तीसरा चैप्टर के लिए इसलिए समय मांग रहे हैं कि बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर कौन है? तीसरा। समझे ना? तो तीसरा चैप्टर पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी का हल्का फल्का रिवीजन करने के लिए आपको ठीक रहेगा, ठीक है ना? और तीसरा चैप्टर बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, तो पहला दूसरा खत्म कर दिए, तीसरा को भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना? और उसके बाद इकोनॉमी एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी एक चैप्टर पढ़ेंगे। बायोलॉजी 2, अच्छा बायोलॉजी 2, इकोनॉमी 1। क्लियर? और क्या पढ़ेंगे इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी, क्योंकि जो सिलेबस है उसको पूरा पढ़ना है और पूरा पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हो गया है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको आज रात 12 बजे से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना? और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के वीडियो क्लास को जरूर 100% देखिएगा। ये हम मानते हैं कि जिस तरह से हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं 70 से 80% क्वेश्चन आप बना लेते होंगे, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के क्वेश्चन के डिस्कस में कुछ नए बातों को हमने बताया है। इसलिए हम आशा करेंगे कि आप वीडियो सॉल्यूशन को पूरा देखिएगा। तो सेल समाप्त हो गया और टिश्यू भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। कितना क्वेश्चन है? और हर बार दरोगा में इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, ज्यादा हुआ तो 3 भी पूछ सकता है इसी चैप्टर से। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? हाँ, विटामिन B1 के कमी से होता है। विटामिन B1 के कमी से। मानव मस्तिष्क का कितना प्रतिशत प्रयोग करता है? 100% करना चाहिए, ठीक है ना? कैसे पढ़े अखबार बहुते पेज रहता है? अरे बहुते पेज रहता है, जितना पढ़ सके पढ़ सके, नहीं पढ़ सके नहीं पढ़ सके। बात समझे कि नहीं समझे? लुसेंट खरीदते वक्त पन्ना गने थे? नहीं। तो अखबार खरीदते वक्त उसके पन्ना को देखना पहले खरीदिए। और ये जरूरी है क्योंकि हमें सरकारी नौकरी करना है और सरकार के बारे में जानना बहुत, इसलिए अखबार पढ़ना जरूरी है। अखबार पढ़िए, 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनाइएगा, 2 क्वेश्चन गारंटी है। अखबार कौन पढ़ना है? तो दैनिक भास्कर नंबर 1। दैनिक भास्कर किसी के क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है तो प्रभात खबर, दैनिक भास्कर या प्रभात खबर, दोनों में से किसी एक को पढ़िए। अब बिल्कुल पढ़िए, 2 क्वेश्चन ज्यादा बनेगा और कंपटीशन में 1-2 क्वेश्चन के लिए बड़ी मारामारी है, बड़ी मारामारी। तो आज दीजिए हमको विदा, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। कल ईद की छुट्टी रहने वाली है, वैसे पूरा कंफर्म नहीं है, रोशन सर इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन कल ईद की छुट्टी है, हम तो ईद मनाएंगे दोस्तों। क्लियर? तो मिलते हैं अगले क्लास में।
क्या ये 2 चैप्टर ठीक ठाक बीत रहा है ना आप लोगों का? बढ़िया से मजा से एंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं ना? नहीं पढ़ रहे हैं? तो मिलते हैं अगले क्लास में। रोशन सर का क्लास 5 बजे से होगा। कितना बजे से? तब तक एक लंबा ब्रेक ले लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और चैप्टर की शुरुआत तो नए क्लास में करेंगे। मिलते हैं दोस्तों, गुड नाइट।